चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हिमांक में अवनमन। हमने अणुसंख्यक गुणधर्म में कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? सबसे पहले वासुदाब में अवनमन, दूसरा क्वथनांक में अवनमन और तीसरा हिमांक में अवनमन। हमने एक बात बताई थी कि अगर किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक प्योर है, मान लीजिए H2O है, इसमें क्या मिला दिया जाए, कोई ऐसा विलय मिला दिया जाए जो अवाष्पशील हो, वाष्प ना बनाता हो, उड़ता ना हो, ऐसा ठोस मिला दिया जाए, तो पता है क्या होता है? जो विलयन बनता है, जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये ध्यान रखो, ये तो हमने पहले बताया। वाष्प दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और क्वथनांक बढ़ जाता है तो जब क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक घटता है। हिमांक क्या होता है? घटता है। देखो, वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक कम होगा। हिमांक है क्या? हिम माने जमना, जम जाना। आंक माने ताप, ऐसा ताप जिस पे कोई द्रव जमने लगता है। जैसे पानी किस टेम्परेचर पे जाके जमने लगता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसे ही क्या बोलते हैं? हिमांक। हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। तो एक चीज तो जम रही है भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके, एक चीज जम रही है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके, तो किसका हिमांक कम है? एक वाले का कम है, क्योंकि 0 बाद में आएगा ना, फिर माइनस आएगा ना, तो जो पहले जम जाए उसका हिमांक कम, जो पहले उबल जाए उसका क्वथनांक कम। मान लीजिए 50 पे उबल रही कोई चीज तो क्वथनांक कम, 80 पे उबल रही है क्वथनांक ज्यादा, 100 पे उबल रही है क्वथनांक और ज्यादा। मगर जो चीज पहले ही जम जा रही है, टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा रूम टेम्परेचर, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो 25 से लेके आए 20 पे, 20 से लेके आए 15 पे, 15 पे लेके आए 10 पे, 10 पे कोई चीज जमने से स्टार्ट हो गई तो हिमांक कम। और अगर हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए तो हिमांक ज्यादा, फिर 0 पे ले गए तो हिमांक ज्यादा, और बढ़ता चला जाएगा, माइनस में ले जाएंगे तो और ज्यादा है। तो कोई चीज जितनी जल्दी जम जाए, टेम्परेचर कम ज्यादा ना करना पड़े, तो समझो हिमांक क्या है? कम है। तो हिमांक कम, तो हिमांक में कमी कैसे आती है? मान लीजिए हमने आइसक्रीम जमाने रखी रेफ्रिजरेटर में, तो वो कह रहा है यार आइसक्रीम जम नहीं रही, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जम नहीं रही, टेम्परेचर भी इसका डाउन हो गया रेफ्रिजरेटर का, तो वो क्या है? हिमांक उसका ज्यादा है, इसलिए तो नहीं जम रही, क्योंकि उसे वो ताप नहीं मिला अभी जो जमने वाला है। तो फिर क्या हुआ? हमने उसमें क्या डाल दिया आइसक्रीम में, उसे पता नहीं था जिसने जमाने रखी थी, हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया। हाँ, जब बर्फ जमाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है, या आइसक्रीम जमाई जाती है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है। नमक डालने पे क्या होता है? नमक डालने पे वाष्प दाब कम हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, मगर हिमांक में कमी आ जाती है। जो चीज 2 घंटे 4 घंटे ले रही थी टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे जाके, मतलब ज्यादा कम टेम्परेचर पे जाके नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -3, वो पहले ही जम जाएगी, उसका हिमांक कम हो चुका। आइए इधर सीखते हैं, ये ग्राफ बना रखा मैंने। ये चीज समझ में आ गई तो फॉर्मूला लगाना है, फिर कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, एक चीज हमने आपको बताई थी वायुमंडलीय दाब। एक यहाँ क्या अवस्था होती थी? द्रव की अवस्था होती थी, द्रव का वाष्प दाब। जैसे जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो द्रव का वाष्प दाब बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उसे ही क्वथनांक बोलते थे। हिमांक क्या है? कि जब द्रव का वाष्प दाब घटता जाए, किसके बराबर हो जाए? नीचे भाई जमेगा ना, ऊपर क्या हो रहा था? वाष्प बन रही थी। द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वाष्प के वाष्प दाब के। यहाँ वाष्प बन रही है ना, या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ऊपर वायुमंडल है, ऊपर वायु ही तो है, वाष्प ही तो है,
तो ऐसे कह दिया वायुमंडलीय दाब के बराबर, मगर जब जम रही है कोई चीज तो क्या बनेगी, ठोस बनेगी, और ठोस का भी वाष्प होती है। देखो कभी कभी तुम देखो जो चीज बहुत कम टेम्परेचर पे होती है तो उसमें धुआं सा निकलता है ना, वाष्प दाब होती है। तो द्रव का जो वाष्प दाब अगर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है। अब देखो जल है, द्रव अवस्था में रखा है फ्रिज में, उसका टेम्परेचर गिर रहा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके यहाँ क्या हो जाता है, वो जम जाता है। तो क्या हुआ, जो द्रव की वाष्प दाब थी वो बर्फ की वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, वाष्प दाब। तभी तो वो द्रव किस में आ जाता है, ठोस अवस्था में आ जाता है। क्लियर। अब यहां क्या हुआ, ये तो प्योर जल था, तो हमने इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसका ये टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, शुद्ध है, शुद्ध विलायक का हिमांक। अब हमने क्या किया, उस जल में नमक मिला दिया, तो जैसे ही कोई ठोस कोई ऐसा विलय मिलाते हैं जो अवाष्पशील है, तो वो हिमांक को देखो उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। नहीं, ये ज्यादा है हिमांक, ये कम कर दिया, तो विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिमांक है क्या, जब किसी द्रव का वाष्प दाब किसी ठोस के वाष्प दाब के, ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक बोलते हैं। और कोई चीज किसी शुद्ध विलायक में अगर हम कोई ठोस मिलाते हैं जो वाष्पशील नहीं है, तो वो क्या कर देता है, हिमांक को कम कर देता है। देखो कम है नहीं है, ये ज्यादा है, ये कम है। क्लियर। चलिए, तो यहां से हमने लिख दिया TF नोट बराबर TF। बात तो यहीं से समझ में आ जानी चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो ये डिफरेंस आया, इतना कमी आई, इतनी तो कमी आई है ऊपर को, ये इतनी तो कमी आई भाई, ये बड़ा है, किसके कारण बड़ा है, इतना तो ये भी है, इसके कारण बड़ा है। तो ये जो कमी आई है वो कैसे आई है कि TF नोट ज्यादा है माइनस T। ये समझ में आया, यही तो फॉर्मूला लगाना है। वहां उन्नयन के लिए क्या लगा रहे थे, TF माइनस, वहां विलयन का क्वथनांक ज्यादा हो जा रहा था, यहाँ विलयन का क्वथनांक कम हो जा रहा है। ऐसे समझो जब हमें आइसक्रीम जमानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका हिमांक कम करना पड़ता है नमक डाल करके। ठीक है, तो जरूरी है कि नमक डालते हैं। हाँ, नमक डाल, कोई ऐसा ठोस डाल दो जो क्या कर दे, वाष्प दाब को कम कर दे। बस देखो वाष्प दाब कम हो रहा है, नहीं हो रहा है इधर, देखो वाष्प दाब कम हुआ कि नहीं हुआ। वाष्प दाब कम होगा तो हिमांक भी कम होगा, वाष्प दाब कम होगा तो देखो क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो ज्यादा हो गया कि नहीं, ये कम है इधर। तो चलिए ये हो गया। अब इसका ग्राफ एक चीज हो ऐसे ही बनाते हैं। तो देखो ये क्या है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ये क्या है, शुद्ध विलायक का, ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प है, शुद्ध विलायक से विलयन का वाष्प दाब कम होगा तो नीचे। तो जहां पर बच्चों ठोस अवस्था का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सेम है कि नहीं, देखो इस बिंदु पे ठोस अवस्था का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सेम है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को हम बोलते हैं शुद्ध विलायक का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे हो, जहां पर शुद्ध विलायक और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसी तो TF नोट बोलते हैं। अब जरा इसे देखिए, जहां पर विलयन का वाष्प दाब, देखो विलयन है, विलयन का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाए, सेम हो जाए। देखो सेम है कि नहीं है इस बिंदु पे, किसका, ठोस का और विलयन का। देखो इतना है तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, TF बोलेंगे। और इस डिफरेंस को, किस डिफरेंस को, डेल्टा TF बोलेंगे। तो देखो कमी आई नहीं आई, विलयन का इधर हो गया और टेम्परेचर उधर को बढ़ रहा है, और ये किसका है, शुद्ध विलायक। क्लियर है ये चीज। तो मैंने यहां से TF बराबर TF नोट माइनस TF।
ये क्या है? ये हमारे हिमांक में अवनमन है। ये क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक। ये क्या है? विलयन का हिमांक। ठीक है, वाष्पदाब नहीं है, हिमांक टेम्परेचर। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, अब एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, तो इसे लिख सकते हैं। डेल्टा टी एफ क्या है? किसका हिमांक है? हिमांक में अवनमन। देखो, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, और ये टेम्परेचर, और ये कमी, हिमांक में अवनमन। और ये क्या है? टी एफ नोट, शुद्ध विलायक का हिमांक विलायक का हिमांक। का हिमांक। और ये क्या है? टी एफ विलयन का हिमांक। विलयन का। क्लियर है ये चीज? एक फॉर्मूला आपको ये निकल कर के आ गया। थ्योरी मेरी कॉपी से लिख लेंगे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस विलय को मिलाया जाता है, तो उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है और हिमांक में भी कमी आ जाती है। विलयन का वाष्पदाब कम हो जाता है और विलयन विलायक से कम ताप पर जमने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। भाई वो जल्दी जमने लगेगा। तो यहां से जब एक्सपेरिमेंट और निकल के आया, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या निकल के आई? डेल्टा प्रयोग से, है ना, प्रयोग से ये पता चला भैया कि डेल्टा टी प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी की, मोललता की। तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? डेल्टा टी बराबर, बताओ यहाँ क्या आएगा? के बी आएगा या के एफ आएगा? अब एफ आएगा, है ना। पहले बी आया था बॉइलिंग, ये है फ्रीजिंग। मोललता, और मोललता मैं समझता हूँ सब जानते हैं, कल भी हमने बताया था। मोललता क्या होती है? विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो केएफ क्या है भाई? ये डेल्टा टीएफ है। ये केएफ क्या है? ये केएफ है मोलल स्थिरांक। मोलल हिमांक स्थिरांक बोलेंगे या मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल हाँ, मोलल अवनमन स्थिरांक। वो क्या था? मोलल उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन मतलब बढ़ जाना, अवनमन स्थिरांक। क्लियर? अब इसका कौन बताएगा? केएफ की वैल्यू विलायक पे डिपेंड करेगी। आपका जल है, बेंजीन है, जो भी विलायक होगा, तो केएफ की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? केएफ डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब विलायक, मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब विलायक पे डिपेंड करेगी। अगर जल होगा तो केएफ की वैल्यू अलग होगी, कुछ और होगा तो केएफ की वैल्यू अलग होगी। अब केएफ का मात्रक कौन बताएगा? केएफ का मात्रक, तो भैया केएफ का मात्रक कैसे लिख देंगे? यहाँ से केएफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ बाई मोलैलिटी। इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर किलोग्राम। तो ये वही आया, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ना? हाँ, चलिए इसे आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहले हिमांक में अवनमन लिखना है और थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है जो मेरी कॉपी में लिखी हुई है। वो ग्राफ साइड में बना लेने हैं, ये ऐसे लिख लेना है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। यहाँ पे हो जाता है आपका ये वाला। और एम क्या है? एम तो हमने लिखी नहीं, मोललता है। एम क्या है?
कल किसने फोन किया था अभी तुमने? कल शाम किसने फोन किया? एक किलोग्राम वाटर, क्वेश्चन है 1 किलोग्राम जल में कितना C2H5OH एथिल अल्कोहल है ना, नाम क्या है इसका? एथिल अल्कोहल। और ये एवास्पसील लिया है, एवास्पसील का, जबकि ये वाष्पशील होता है एथिल अल्कोहल, मगर सवाल ने कह दिया तो कह दिया एवास्पसील। 1 किलोग्राम जल में कितना एथिल अल्कोहल मिलाया जाए कि विलयन का हिमांक -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और यहां लिखेंगे जल का हिमांक दिया है, बताओ जल का हिमांक कितना होता है? 1.2 है 0.5। अब ये जल का हिमांक है, हिमांक मतलब हिमांक नहीं सर, वो तो होगा हिमांक नहीं। और केएफ कितना होता? धीरे से और KF अबे केएफ और उसमें अंतर है, केवी में केएफ और कभी उसका ही छाप दे किलोग्राम पर मोल, ये जल के लिए है, ठीक है। 1.8, तो इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिए रहेंगे आपको। जल का हिमांक बताइए क्या पूछा है, ये बताइए, कोई बताएगा? तो 2-3 सवाल करा हूं। कितना कितना मतलब भार पूछ रहा है, किसका भार पूछ रहा है? 1 किलोग्राम जल क्या है? विलायक है, तो विलायक का भार कैसे लिखेंगे? W1 बराबर 1 किलोग्राम। अब कितना C2H5OH मिलाया जाए? W2 कितना पूछा गया है। अच्छा W2 का क्या M2 बता सकते हैं? M2 नहीं सर, क्यों? M2 क्या होता? अणुभार नहीं होता? अणुभार कितना होगा C2H5OH का? 2 × 12 प्लस भाई C2H5OH का कितना होगा? फिर 5 + 16 + 1 कितना होगा? 12 दूनी 24 प्लस 16 17 17 7 5 12 22 कितना हो गया? 4 2 6 2 2 क्या बता रहे थे? 36 कार्बन की रेट ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब एक बात बताओ, आगे क्या दिया? विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक भैया क्या होता? TF, विलयन का तो TF लिखेंगे, कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है? जल का हिमांक। जल मतलब शुद्ध, और KF कितना दिया है? 1.8। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी, ठीक, कुछ हमने निकाला। हमसे पूछा है W2, तो W2 कैसे आएगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा TF बराबर KF गुणा मोलैलिटी। एक बात हो, KF का यूज तो इसी में होगा, ये जो KF दिया फालतू में थोड़ी ना दिया, यहाँ यूज होगा इसका। अब मोलैलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? KF गुणा मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं? विलय के मोल। विलय के मोल क्या होते हैं? N2, और N2 क्या होता है? भार बटे अणुभार। भार कितना होगा? W2 बटे M2। तो क्या मैं इसकी जगह W2 बटे M2 लिख सकता हूँ? और ये तो मोल हो गए बटे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होता है? W1। और W1 कैसे दिया है? किलोग्राम में दिया है। किलोग्राम में तो 1000 की गुणा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत किसने कर दी? इसने कर दी।
भाई W2 तो हमें निकालना है, मगर डेल्टा TF भी हमें नहीं पता है। क्या TF पता है? पता है। W2 निकालना है, M2 पता है, W1 पता है भैया, डेल्टा TF नहीं पता। तो डेल्टा TF यहाँ से निकाल लो ना, डेल्टा TF कैसे निकलेगा? बराबर किसका ज्यादा होता है, विलियन का या शुद्ध का? विलियन का विलियन का कम होता है, देखो शुद्ध का ज्यादा है, 0 है वो -2 है, तो TF नॉट माइनस TF बताओ कितना आ गया? 0 -2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ गया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। KF की वैल्यू कितनी है रे? 1.86 गुना W2 हमें निकालना है, बटे M2 46 गुणा W1 1। कौन नहीं कर सकता है? कैसे काटोगे इसे? इससे काटोगे, जैसे भी काटोगे 50 ग्राम आएगा W। मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 ग्राम में निकाल देगा। W कैसा है? 50 ग्राम। क्या 1000 से मल्टीप्लाई करें? देख रहे हैं कैलकुलेट करें 50 ग्राम में कैसे? हाँ किलोग्राम में आना चाहिए ना, किलोग्राम 50, मगर 1 किलोग्राम ले रखा, 50 किलोग्राम तुम्हारा कैसे आ जाएगा? तो कम आएगी वैल्यू, कम आएगी। 50 ग्राम बना लिया ना उसे। अरे भैया तुम जो है ना बड़ा कंफ्यूज रहते हो। इधर W2 को इधर लिखो, अब W2 इधर गया तो 2 गुणा 46 आया, बटे 1.86 आया। इसका जब 100 हटाओगे तो 100 से गुणा करोगे ऊपर, इसे 46 186 करोगे तो यहाँ क्या करोगे? 10 की पावर -2 करोगे कि नहीं करोगे? इसे बढ़ा दिए, इसे घटाओगे तो ये 100 ऊपर जाएगा। 2 गुणा 46 गुणा 100 बटे 186। अब उसे भाग दोगे तो कुछ 0.05 समथिंग आएगा, और गुणा करेंगे तो 0.5 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो 150 आ जाएगा। 2 9 18 2 3 6 46 93 से भाग दोगे। चलो नोट करो जल्दी से। 50 ग्राम आएगा कुल मिला के, आप देख लेना इसका 50 ग्राम। मैं क्वेश्चन लिखूं? क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? ये नोट कर लिया क्वेश्चन? हाँ हो है गया। क्वेश्चन नोट कर लिया? अगर क्वेश्चन नोट हो गया तो चलिए मैं बाद में लिखता हूँ। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए अगला। चीनी का जल में बना, और बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। चीनी का जल में बना जल में बना एक 5% और ब्रैकेट में लिखा था भारानुसार, भारा अनुसार विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक 271 है। ठीक है, चलो भैया इतनी बात हो गई। आगे ग्लूकोज के लिखते रहो अपनी कॉपी में, मैं बोल भी रहा हूं, देख के भी लिख सकते हैं। जल में बने, ग्लूकोज के जल में बने 5% विलियन के हिमांक की
5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ये अच्छा सवाल है, इस टॉपिक का अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दो चीजें दी है। चीनी का जल में बना एक 5% विलयन का हिमांक 271 है, चीनी को मिला दिया गया है और ग्लूकोज को जल में मिला दिया गया है। तो 2 विलयन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र में 2 विलयन बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे, आराम से करेंगे। हमने एक विलयन ये बना लिया और इस विलयन में हमने क्या मिलाया, क्या मिलाया, चीनी मिलाई। इसमें मिलाई हमने चीनी। और मुझे बताओ, चीनी मिलाई और क्या मिलाया, जल मिलाया। तो कौन बालक बताएगा चीनी कितनी मिलाई और जल कितना मिलाया? देखो ये क्या लिखा है, 5%। भारानुसार मतलब W/W, द्रव्यमान प्रतिशत। और वो कहता था कि 5% भारानुसार है तो 5 ग्राम चीनी हो गई और 95 ग्राम क्या हो गया, जल हो गया। क्या ये बात समझ में आई भाई? और बिलियन कितना हो गया, 100। बिलियन टोटल 100 हो गया। कई बात समझ आ रही? 5% का मतलब क्या है, 100% में से 5 ग्राम तो ये और 95 ग्राम जल। ठीक है, अब दूसरा चित्र बना लेते हैं। अब ये जो विलयन बना, इसका हिमांक कितना है भैया? देखो आगे क्या दे रखा है, विलयन का हिमांक। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, TF बराबर 271 केल्विन। केल्विन में दे रखा, ठीक है, 271। चलिए, इस लाइन का हमने जो कुछ दे रखा था लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है हमसे। अगली लाइन देखते हैं, ग्लूकोज के जल में। तो अब किसका बनाना है, ग्लूकोज का बनाना है भाई। किसका बनाना है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मिला हुआ है तो 5%। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अभी बताते हैं। और इसमें क्या मिला है, जल मिला है। ये भी कितना है, 5% विलयन भार अनुसार है। ये हमने लिखा नहीं है, ये भी भार अनुसार है। यहाँ भार अनुसार लिख लेंगे 5% के बाद, भार अनुसार, वरना आपको पता कैसे चलेगा, वो देगा भार अनुसार। अब भार अनुसार का मतलब है 5 ग्राम और ये 95। ठीक है, विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। देखो विलयन बनाई और इसके हिमांक की गणना कर दी है। ये TF निकाल, यहाँ TF दे दिया। आगे यदि शुद्ध जल का हिमांक, शुद्ध जल तो वहां भी है, शुद्ध जल यहाँ भी है, मतलब पहले अलग होगा। तो TF नोट कितना दे रखा है भैया, 273.15 केल्विन। तो इसे तो हम यहाँ भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। TF नोट बराबर 273.15। क्लियर है ये चीज? तो आइए TF कैसे निकालें, कैसे निकालो भैया बताओ, और बताओ। TF ऐसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा आंसर है, डेल्टा TF बराबर। अब बताओ विलियन का ज्यादा, विलियन का तो कम होता है,
टी एफ नोट माइनस, ये वैल्यू पता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी ये है क्वेश्चन की कि टी एफ निकालना है, ठीक है निकाल देंगे इस वाले सूत्र से, टी एफ दिया है, मगर ये देखिए इसने और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो इसने जब प्रॉब्लम खड़ी कर दी इसने, तो मेरे भाई ये किसके लिए दिया है, ये डेल्टा टी एफ निकालने के लिए तो दिया है। हाँ देखिए आइए कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। हाँ यहां से हम क्या करेंगे, अब डेल्टा टी एफ कैसे निकलता है, अगर तुम कहने लगो कि यार डेल्टा टी एफ निकालो, चलो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, डेल्टा टी एफ निकलेगा बराबर के एफ गुणा, अरे भैया अब इसने प्रॉब्लम खड़ी कर दी के एफ। भाई डेल्टा टी एफ निकालना था, के एफ कैसे निकालो, मोलकता तो निकल जाएगी, आराम से निकाल देंगे, विलय का भार है दोनों के सब निकाल देंगे। तो ये चीज जो दी है, ये वाला जो पोर्शन दिया है वो के एफ निकालने के लिए दिया है, जो के एफ इसका होगा वही के एफ उसका होगा। तो इसे मैं आसान तरीके से आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ निकालेंगे के एफ, तो के एफ बच्चे कैसे निकालेंगे, इसका डेल्टा टी एफ कितना होगा, इसका डेल्टा टी एफ कितना होगा बताओ, टी एफ नोट माइनस टी एफ, तो कितना आ गया 273.15 में से 271 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 का 5, 1 का 1 और 3 में से 1 गया 2, बस यही तो आ रहा है, ये आ गया। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ने वाली है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा मोलैलिटी। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है, ये सूत्र हम यहाँ क्यों नहीं लगा सके, डेल्टा टी एफ नहीं पता और ऊपर से के एफ भी नहीं पता, ऊपर से वो भी नहीं पता। तो प्रॉब्लम समझिए, हमसे सवाल में पूछा गया है टी एफ, हमने टी एफ का इससे निकाल देंगे हम, मगर टी एफ नोट तो दिया है, ये नहीं दिया, तो हमने कहा ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, तो यहाँ के एफ नहीं दिया, तो के एफ कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। क्लियर है, चलिए आओ डेल्टा टी एफ की वैल्यू रख दो आराम से यहाँ 2.1 और के एफ तो हमें निकालना, और भैया मोलैलिटी क्या होगी इसकी, विलय के मोल, तो मोल तो दिए नहीं, भार दिया है, तो विलय के मोल क्या होते हैं N2, विलय के मोल ये तो होते हैं 2 से, और इसका मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, यही तो होता। तो क्या मैं यहाँ N2 लिख सकता हूँ, चलो N2 लिख लो, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान कैसे लिखा जाता है, W1 से, W1 कैसे है, ग्राम में है, ग्राम में है तो गुणा 1000, यही तो लिखा जाएगा फॉर्मूला, आराम से फॉर्मूला लिखो। चलो और आगे बढ़ो, बराबर के एफ, बताओ मोल को क्या लिख सकते हैं, भार बटे, और जब N2 के भार आएगा तो क्या W2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे N2, और अणुभार क्या लिखेंगे M2, तो यहाँ लिखा गया W2 बटे M2 गुणा W1 और गुणा 1000। क्लियर, अब वैल्यू पुट कर दो, देखो 2.15 बराबर के एफ गुणा W2 का मान कितना है, 2 कौन है इसमें, ये है, ये है, ये ज्यादा है तो 1 है, ये कम है तो 2 है, 5 बटे M2, M2 का मतलब क्या है, अणुभार, किसका, विलय का या विलायक का, विलय का, विलय क्या है, चीनी, चीनी क्या होती है C12H22 O11, ये होमवर्क रहेगा, इसका होता 342 अणुभार, ठीक है, ये हो गया M2 आपका, तो 342 और गुणा W1 कितना है 95 और गुणा 1000, इसे ऐसे रहने तो समीकरण नंबर 1 मान दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे रहने दो। आइए यहां देखते हैं, डेल्टा टी एफ नहीं पता, के एफ देखो पता नहीं है, डेल्टा टी एफ दिया है 2.5, ये इसका दिया है, इसके उसमें हिमांक में कमी है, मगर के एफ दोनों का एक ही रहेगा, क्योंकि वो स्थिरांक है, वो कांस्टेंट है हिमांक का, क्योंकि जल के लिए यहाँ भी जल है वहां भी जल है, मगर कमी
हिमांक में कमी अलग अलग रहेगी। ये चीनी है, वो ग्लूकोज है, चीनी बाद में घुलती है, ग्लूकोज पहले घुल जाएगा, है ना। तो ऐसे करते हैं। तो डेल्टा टीएफ, जरा डेल्टा टीएफ तो हमें निकालना है। यहां देखो केएफ की वैल्यू भी नहीं पता, मोलिलिटी के लिए क्या ऐसा है, तो W2 बटे M2 गुणा W1, बिल्कुल वैसे ही W2 बटे M2 गुणा W1 गुणा 1000, क्योंकि यहां भी ग्राम नहीं दे रखा है भाई, ये इसके लिए लगाया मैंने फॉर्मूला। अब डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, के एफ गुणा W2 कितना दे रखा है 5 ग्राम, M2 कितना दे रखा है, M2 वही, M2 बताओ ग्लूकोज का M2 कितना निकलेगा, ग्लूकोज का कितना होता है 140। अरे भैया 140 ही तो होता है, 180 सॉरी 180 होता है ग्लूकोज का, C6H12O6 अपने आप निकाले 180 होता है, 180 गुणा W1 कितना है 95 गुणा 1000। हमें निकालना क्या है, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो देखो ये KF इस KF के बराबर होगा, तो इन दोनों को भाग दे दो, तो वहां से डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकलेगी, KF से KF कैंसिल हो जाएगा, 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 5 से सब कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो हमारा पर्पस क्या है, डेल्टा टीएफ निकालने का, और डेल्टा टीएफ जैसे ही निकलेगा यहाँ वैल्यू रखेंगे और हमारा टीएफ निकल करके आ जाएगा। चलिए पहले इसे नोट कीजिए फिर बताओ। तो ये जो दिया था ये केएफ निकालने के लिए दिया था। अब कोई बेवकूफ होगा केएफ की कैलकुलेशन करेगा कि पहले मैं केएफ निकालूंगा तब वहां रखूंगा। अरे भैया ऐसे रहने दे, बिना कैलकुलेशन के सब कट जाएगा। तो या तो आप पैरेलल करें ये काम जैसे मैंने किया है पैरेलल, या फिर पहले इसे कर लें फिर उसे कर लें। तो आप पैरेलल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी नोट करें और इसका अगला पार्ट आप इसके बाद ही कराते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार जानदार। यार भूख लग रही है, आ जाओ। सर भारत को टाइमिंग ये पता नहीं चल रही है टाइम रिचार्ज नहीं इसके हैं, रिचार्ज नहीं तो थोड़ा बहुत रिचार्ज करा के रख। देखो जिस दिन छुट्टी रहती है विद्यालय तो हम थोड़ा लेट बुला लेते हैं उस दिन 6:30 से, और जिस दिन छुट्टी नहीं है तो हमें जाना होता है ना 8 सवा 8 बजे तक यहाँ से, तो 5:30 बजे से रहता। ते बोल रहा है वैसे तक है। कौन तुझे लेकिन फोन किए थे कब कब परसों किए थे, कल नहीं किए थे। अरे वो लोग किए थे तो ठीक है कि 6:30 मिनट चलेगा कल हम कहीं नहीं कर सकते हैं। हाँ कोई इसमें कराएंगे। चलो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। वीडियो वीडियो हाँ, वीडियो देखे। वाईफाई पूरा का यूज करो। अब ध्यान रखो सब, अगर छुट्टी है तो हम 6:30 बजे से आपको अलाउ करेंगे, और छुट्टी नहीं है तो 5:30 से ही रहेगा। नोट्स मांगेंगे, नोट्स तुम्हारे पीडीएफ पे उस पे डाल देंगे ग्रुप, फिर भी रिचार्ज नहीं हो जाएगा फिर ये मैं कभी भी कर सकता है जो रिचार्ज ग्रीन का और नोट्स तो उसका एक भी खर्च नहीं है चलता है। एक बार हमको हमेशा नहीं दे सकता है। नहीं देगा कौन। नोट्स से कुछ नहीं होता, नोट्स तो सबको दे दिया करो, ले पढ़ ले। ये बंद दे। नोट्स से अगर कोई कुछ कर पाए तो मेरे नोट से ले जाओ, तुम समझ के दिखाओ, कुछ नहीं होता नोट्स। हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अरे नहीं, आ जाएगा। पढ़ने के बाद ही तो समझ में आएगा। ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे नहीं तो उसको क्या करेंगे। अबे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सब बात इसमें थोड़ी समझ धीरे आएगा। धीरे समझ आ जाएगा ना। थोड़ी थोड़ी समझ में आ सकती है। थोड़ी थोड़ी है सब। थ्योरी सब समझ आ आई- जाएगा। कितना सवाल बता दिए हैं बस एक तो भी बताया और कुछ नहीं। यही है। हाँ पहले एक तो भी जो बोर्ड में आता है। बोल रहा था ये जो तीसरी यूनिट है इसका कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। खाली मैं इसका चलिए मैं जो हूँ इसका थोड़ा सा जो पार्ट बचा रह गया है वो कर देता हूँ।
अरे यार होगा कैसे नहीं, ये हमारा क्या आया, केएफ निकल गया। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी। तो समीकरण 2 ऊपर रखेंगे, नीचे भी रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, भागा 1। अब समीकरण 2 ऊपर क्या आएगी, डेल्टा टी एफ बटे 2.5 बराबर केएफ से केएफ तो कैंसिल ही कर दे, खत्म करो। 5 से 5